हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो राजस्थान भाषा हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम राजस्थानी साहित्य स्टार्ट करेंगे और ये हमारा लास्ट टॉपिक है राजस्थान कल्चर को लेके, जो राजस्थान सोसाइटी एंड रिलीजन के अंदर अपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और जो सेकंड ग्रेड में सिलेबस गिवन है उसका अपना ये लास्ट टॉपिक है। एंड देन वी विल स्टार्ट राजस्थान ज्योग्राफी। कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि कश्मीर के अंदर क्या हुआ, तो उसको देख के मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और कुछ ऐसी वीडियोस देख ली, कुछ ऐसी फ़ोटोज़ देख ली कि पूरे दिन बस वही दिमाग में चलता रहा। तो कुछ कल पढ़ाई नहीं हो पाई और ना ही पढ़ाई करी हमने और ना ही कराई, तो इसलिए कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं राजस्थानी साहित्य। तो देखिए, राजस्थानी साहित्य की बात करें तो शौर्य लोगों की कहानी है ना। तो काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं और उनके बारे में लिखा गया ताकि हम जैसे लोगों को पता चल सके कि हमारे जो बड़े जो पूर्वज हैं वो क्या क्या कर कर गए हैं। तो यही हम आज की वीडियो के अंदर देखेंगे, राजस्थानी साहित्य, और इसीलिए सिलेबस में भी है। देखो, आपने कुछ वर्ड्स तो ऐसे होंगे जो ज़रूर सुने होंगे, जैसे कि वचनिका आपने सुना होगा, ख्यात आपने सुना होगा, ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं। बात आपने सुना होगा, रासो सुना होगा, पृथ्वीराज रासो सुना होगा आपने, हमीर रासो सुना होगा। तो जो सुने हैं पहले उन्हीं से शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको चलो ख्यात पढ़ा देते हैं। तो ख्यात क्या होता है कि राजस्थान साहित्य की इस विद्या में इतिहास की जानकारी मिलती है, जैसे कि दयालदास री ख्यात, तो आपको दयालदास के बारे में देखने को मिलेगा। ख्यातों का लेखन अकबर के समय से प्रारंभ माना जाता है कि अकबर के टाइम पे ख्यात जो थे वो शुरू हुए थे। रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, है ना, चंद बरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो। तो राजाओं की प्रशंसा में वीर रस में रचित साहित्य। ये रस अलग अलग होते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, तो आपको इतना ज़्यादा हिंदी में तो नहीं जाना है कि कौन सी रस में क्या लिखा गया है, लेकिन हाँ, रासो के अंदर वीरता का जो वर्णन है वो किया जाता है, जैसे कि पृथ्वीराज का किया गया है, हमीर देव का किया गया है, तो हमीर रासो है। बात का मतलब है कहानी से, तो इसमें गद्य और पद्य दोनों होते हैं। गद्य पद्य मीन्स पैराग्राफ और पोएम दोनों होते हैं, और इसमें सुनने वाला हुंकारा देता है ना, कि हाँ मैं सुन रहा हूँ, ऐसे करके। जैसे वीरम देव सोनगरा री बात, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है कि बात का अर्थ कहानी से है, गद्य पद्य दोनों में होती है। इसे सुनने वाला हुंकारा देता है, जैसे वीरम देव सोनगरा री बात। फिर देखिए दवावैत। दवावैत क्या होती है? देखो, नाम में थोड़ा सा आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये कोई तत्सम या तद्भव शब्द नहीं है, बल्कि उर्दू और फारसी जो शब्दावली है उसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है, और राजस्थान साहित्य की ही ये कलात्मक गद्य शैली है। अब बात करें वचनिका, तो आप सब ने अचलदास खींचीरी वचनिका का नाम सुना होगा। वचनिका राठौड़ रतन सिंह दासोत्री। तो इसमें भी क्या होता है, तुकांत मतलब कि तुक बनना चाहिए ना, लाइक अ राइम स्कीम। तो गद्य पद्य रचना होती है जिसमें गद्यात्मक काव्य व काव्यात्मक गद्य का समन्वय है, ठीक है। अब आ जाते हैं कक्का। तो कक्का क्या होता है, इसमें 52 वर्षों में से प्रत्येक वर्ण से रचना प्रारंभ होती है, मतलब 52 वर्ण है और 52 वर्णों में हर एक वर्ण से कुछ ना कुछ रचना स्टार्ट होगी, किसके अंदर? राजस्थान साहित्य के अंदर। ये भी मैं बता दूं, जो हमारे चैनल पर न्यू है, जैसे कि हर दिन कुछ ना कुछ सब्सक्राइबर्स ऐड होते रहते हैं, तो हमने पूरा राजस्थान हिस्ट्री कवर कर लिया है, राजस्थान कल्चर भी हमने मोस्टली कवर कर लिया है। अपने कुछ एक दो टॉपिक्स बाकी हैं, जैसे कि वाद्य यंत्र वगैरह हो गए, और भी एक दो कुछ हैं बाकी, तो वो हम आपको करा देंगे। लेकिन पहले हम राजस्थान ज्योग्राफी मीन्स हम फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं। जैसे ही अपना वो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको वो भी करा दिया जाएगा, बचे हुए टॉपिक्स भी। तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है, और ये काफ़ी यूज़फुल रहेंगे चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। लेकिन पहले हमारा थोड़ा फोकस ज़रा फर्स्ट ग्रेड वालों पर है, उनके सिलेबस में जो जो लिखा है पहले हमने वो कंप्लीट किया है। चलिए अब बात करते हैं झमाल की। तो झमाल राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद, पहले पूरा दोहा और फिर 5वें चरण में अंतिम चरण की पुनरावृत्ति रिवीजन। एंड आई होप कि आप भी रिवीजन कर रहे होंगे। देखिए, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई थिंक अराउंड 50 to 60 वीडियोज़ हो गई हैं जिसमें आपको पढ़ाया गया है, लेकिन आप रिवाइज़ ज़रूर करिए, है ना। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बिना रिवीजन के देखो नहीं हो पाएगा। रिवाइज़ करोगे तभी आपको याद रहेगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तब ये पता चलेगा रिवाइज़ करा हुआ याद कितना है।
तो इसमें भी पुनरावृत्ति होती है पाँचवें चरण में अंतिम चरण की पुनरावृत्ति होती है। और छठवें चरण में 10 मात्राएं होती हैं झमाल में। तो भाई इसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा झमेला है ना, कि पहले पूरा दोहा बोलना है, फिर पाँचवें चरण में अंतिम चरण की पुनरावृत्ति करनी है, और फिर छठवें चरण में 10 मात्राएं भी होती हैं। पर्ची, ये तो हमने पढ़ाई है, संत महात्माओं की जीवन परिचय लिखा रहता है इसमें पर्ची में। बही, राव व बड़वे बहियों में आश्रयदाताओं के नाम व उपलब्धियां लिखते थे, है ना, मतलब कि किसने हमें आश्रय दिया और क्या उपलब्धियां थी, तो इनके बारे में लिखा जाता था। रानी मंगा जाति के लोग कुंवर रानियों के नाम व संतति का विवरण लिखते थे, कि जैसे किसकी शादी किससे हुई है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन, तो वो सब लिखा जाता था। बही खाते, अभी बही खाते तो अकाउंट्स में होता है, लेकिन यहाँ पे बही का मतलब यही है। 12 मासा क्या होता है, इसका प्रारंभ आषाढ़ से होता है और प्रत्येक मास की जो परिस्थितियाँ होती हैं उसका विवरण होता है, नायिका का विरह विवरण होता है। मरस्या, मरस्या होता है शोक काव्य, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे जो शोक काव्य होता है दैट इज कॉल्ड मरस्या। विगत क्या होता है, इतिहास के किसी विषय का विस्तृत वर्णन, यानी कि विगत, है ना, विगत मीन्स कि भाई आप पूरा विषय बताओ, विगत विषय बताओ। विलास क्या होता है, जो भी कोई घटना हुई है तो उसमें आमोद प्रमोद का वर्णन होता है कि कैसे क्या हुआ था। वैली, राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ सामाजिक व धार्मिक मान्यताओं की भी जानकारी मिलती है वैली के अंदर। मतलब वैली तो सब कुछ ही वैल होना चाहिए, है ना, ये बहुत ज़रूरी है कि सब कुछ ही वैल हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, सब कुछ वैल होना बहुत ज़रूरी है। तो वैली। सिलोका, तो देखिए सिलोका के अंदर क्या होता है, श्लोक के अपभ्रंश, धार्मिक, ऐतिहासिक व उपदेशात्मक सिलोका, यानी कि कुछ धर्म से रिलेटेड इतिहास या उपदेश, तो दैट इज कॉल्ड सिलोका, यानी कि श्लोक के ही अपभ्रंश होते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाती हूँ। अब देखिए जस, जस क्या होता है, इसमें वंश की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है, जैसे कि किसका वंश है, फिर है ना कि इसके बाद कौन जनरेशन आई, तो दैट इज कॉल्ड जस। भरतेश्वरी बाहुबली घोर, तो ये व्रजसेन सूरी ने लिखा था, है ना, तो किसने लिखा था, भरतेश्वरी वज्रसेन सूरी द्वारा 1168 में रचित था। यह राजस्थान का प्राचीनतम रचना है और इसका प्रमुख विषय वीर व शांत रस है। 48 पद्यों में रचित इस ग्रंथ में भरतेश्वरी बाहुबली युद्ध का वर्णन किया गया है और यह मूलतः जैन धर्म के प्रचार तथा सामाजिक संस्कृति व अभिव्यक्ति के लिए रचित किया गया है। तो भरतेश्वर बाहुबली घोर 48 पदों में रचित है और किसका वर्णन मिलता है, भरतेश्वर बाहुबली युद्ध का वर्णन मिलता है। राजस्थान का प्राचीनतम रचना है। किसने इसको बनाया, तो व्रजसेन सूरी ने इसको बनाया और इसमें आपको धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, अभिव्यक्ति के जो है वो सब देखने को मिलेगी। चलिए अब देखते हैं भरतेश्वरी बाहुबली रास। देखो अभी जो आपने पढ़ा था भरतेश्वरी बाहुबली और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वो किसने लिखा था, वज्रसेन ने। ठीक है, वो किसने लिखा था, वज्रसेन ने। रास किसने लिखा है, शालीभद्र ने। देखो ऐसे याद कर लेना कि रास है ना, तो रास आए तो लास्ट में क्या है, स है, तो स से शालीभद्र सूरी, और जो दूसरा वाला है वो वज्रसेन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। और जैन साहित्य की रास परंपरा के इस प्रथम ग्रंथ में अयोध्या के तीर्थंकर ऋषभ देव के जो पुत्र थे भरतेश्वर व बाहुबली का चित्रण देखने को मिलता है और देशी भाषा में रचित है। नाटकीयता हो गई, टेढ़े मेढ़े कथन हो गए, अनुप्रास हो गए, तो ये सब इसके अंदर देखने को मिलता है। फिर आ जाओ बुद्धि रास, तो इसमें भी देखो लास्ट में रास है। तो शालीभद्र सूरी की 63 छंदों की इस रचना में भोले भाले लोगों के लिए नीति, उपदेश और ज्ञान की बातें हैं। देखो ये आपने देखा ही होगा, जो भोले भाले लोग होते हैं उनके अंदर बुद्धि भी बहुत होती है ना, तो ऐसे याद रख लेना कि बुद्धि रास, तो इसमें भी लास्ट में सा है, तो यहीं से शालीभद्र सूरी ही। और इसमें जो भोले भाले लोग होते हैं उनकी क्या नीति रहती है, क्या उपदेश रहते हैं, क्या ज्ञान रहते हैं, तो ये सब बातें इसमें देखने को मिलती हैं। फिर देखिए नेमिनाथ 12 मासा, तो नेमिनाथ 12 मासा पालन कवि की इस रचना में 23वें तीर्थंकर नेमिनाथ तथा राजमती का प्रसंग है। नेमिनाथ के वैरागी होने पर राजमती ने भी दीक्षा ले ली। तो नेमिनाथ से आप क्या ध्यान रखेंगे, पालन कवि है ना, ना इसको आप कर लो, देखो नेपा, नेपा याद रख लो आप, नापा याद रख लो, है ना, किसी भी चीज़ को नापते हैं तो नापा, तो ना से नेमिनाथ और पा से पालन कवि। तो इसमें क्या है कि जो नेमिनाथ थे वो वैरागी हो गए थे,
तो जो राजमती है, राजमती ने भी दीक्षा ली थी, तो वो नेमिनाथ बारामासा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें जो नेमिनाथ है और जो राजमती है, जो 23वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ, उनका और राजमती का प्रसंग है। और नेमिनाथ के वैरागी होने पर राजमती ने भी दीक्षा ले ली थी। अब आ जाते हैं जैन साहित्य। तो ये मुख्यतः धार्मिक साहित्य है, गद्य पद्य दोनों देखने को मिलते हैं। और इसमें गद्य दो रूप, एक तो मूल और एक व्याख्या रूप है ना। मूल मीन्स कॉन्सेप्ट और फिर उसका एक्सप्लेनेशन। और पद्य में 4 रूप, चरित, उत्सव, नीति व स्तुति काव्य रूप में है। कि चरित, उत्सव, नीति व स्तुति काव्य रूप में है। फिर आ जाते हैं बीसलदेव रासो। ये तो इस बार पेपर में भी पूछा गया था। नरपति नाला ने लिखा है। श्रृंगार रस में रचित प्रेम काव्य है। देखो, जिसको स्पीड कम लग रही है वो थोड़ा स्पीड आप डबल करके देख सकते हो, है ना। क्योंकि मैं देखो बहुत तेज़ या बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ ना, मेरा गला ख़राब हो जाता है। इसलिए पहले मैं बहुत तेज़ बोलती थी और बहुत फास्ट बोलती थी, लेकिन अब धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते जो है वो ये हो गया है कि नहीं, आप जितना धीरे बोलोगे आप उतना ही लंबा पढ़ा पाओगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलती हूँ। आपको स्पीड कम लगती है तो आप थोड़ा सा स्पीड को डबल करके देख लें। तो बीसलदेव रासो नरपति नाला ने लिखा है। 2126 छंदों व 4 खंडों में काव्य में राजा भोज की जो पुत्री है राजमती तथा अजमेर के बीसलदेव चौहान की इसके अंदर कथा है। बीसलदेव हमने पढ़ा था, है ना, ये आपको याद हो तो विग्रहराज चतुर्थ के बारे में हमने पढ़ा था। टोंक में जो बनास नदी है उसके ऊपर जो बीसलदेव बांध भी बनवाया था। और बीसलदेव जब उड़ीसा चले जाते हैं तो राजमाता जो होती है, जो राजमती होती है, वो बहुत विरह करती है। तो उस टाइम पे ये बीसलदेव रासो लिखते हैं। कौन? नरपति नाला। हंसावली काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है। असाहित्य ने लिखा है। ठीक है, असाहित्य ने लिखा है। छोटी सी प्रेम आधारित काव्य रचना है और मुख्यतः चौपाई छंदों का प्रयोग हुआ है। औत्तिक रचनाएं, तो संस्कृत में रचित ग्रंथों को मरी भाषाओं में अनुवादित रचनाएं औत्तिक कहलाती हैं। मतलब जैसे कि संस्कृत में कुछ ग्रंथ हैं, फिर उसको मरु भाषा में आपने उसका ट्रांसलेशन कर दिया, सो दैट इज़ कॉल्ड औत्तिक। ठीक है, तो इसका क्या औत्त्य है, तो क्या मतलब ऐसे आप याद कर लेना। उदाहरण है मुग्ध भाव बोध। अब आ जाइए वीर मायन। तो वीर मायन क्या है? बादर दाढ़ी की इस रचना में मंडोवर के राव भल्लीनाथ के पुत्र जगमाल व उसके भतीजे वीरम की वीरता का वर्णन है। और इसमें वीर रस के 285 पद्य हैं जो निशानी छंद में है। तो बादर दाढ़ी की इस रचना में जो मंडोवर के जो राव भल्लीनाथ थे, उनके पुत्र जगमाल और उनके भतीजे वीरम की वीरता का वर्णन है। तो देखो वीर मायन है ना, तो वीरम तो होंगे ही। तो वीरम के चाचा कौन है? जगमाल। और जगमाल किसके पुत्र हैं? भल्लीनाथ के। चलिए अब देखिए अचलदास खींची वचनिका। तो ये किसने लिखा है? चारण शिवदास गार्डन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो चलो गार्डन में, है ना, अचल गार्डन। तो शिवदास गार्डन की इस रचना में गद्य व पद्य के 119 जोड़े हैं। और इसका जो प्रमुख पात्र है वो गागरून शासक अचलदास है ना। और इसके प्रथम भाग में युद्ध और दूसरे भाग में जौहर का वर्णन हुआ है, क्योंकि गागरून के अंदर भी जो जौहर था वो हुआ था। पूरा हमने राजस्थान हिस्ट्री कर लिया है। राजस्थान हिस्ट्री हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट। 1-2 टॉपिक्स ही बाकी हैं जो अपने सिलेबस में नहीं थे, लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू कि वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। पहले फर्स्ट ग्रेड का पेपर हो जाए उसके बाद। तो अचलदास खींची वचनिका शिवदास गार्डन। अब आ जाओ वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री। तो ये जग्गा खिड़िया द्वारा रचित है ना। तो देखो इतना बड़ा नाम है वचनिका किसकी? राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री। जग्गा खिड़िया, पूरा जगी मतलब देख रहे हैं कि खड़ा हो गए हैं कि क्या नाम है। द्वारा रचित इस मध्यकालीन रचना में रतलाम के वीर योद्धा रतन सिंह हमने देख ही रहे हैं, वे शाहजादे औरंगजेब के युद्ध का वर्णन है। अब आ जाइए पृथ्वीराज रासो। तो चंद बरदाई ने लिखी है। 1 लाख छंद और 69 आई थिंक 69 प्रस्ताव वाले पिंगल महाकाव्य में चौहान वंशीय पृथ्वीराज का जीवन इसके अंदर रचित है। और पूरा जो पृथ्वीराज की कहानी है वो यहाँ से पता चल जाती है। और इसे चंद बरदाई के पुत्र जलहन ने पूरा किया था। ठीक है, पृथ्वीराज रासो जो था वो लिखना तो शुरू कर दिया था चंद बरदाई ने, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाए थे, पूरा जलहन ने किया था।
अब आ जाते हैं खुमान रासो। तो खुमान किसने? दलपत विजय। तो देखो जिसके पास बहुत दौलत होती है ना वो बड़ा खुमान होता है उसको, तो ऐसे याद रह जाएगा खुमान रासो दलपत विजय। ये भी पिंगल शैली में है। और इसमें देखो खुमान किसको था कि भाई बप्पा रावल ने मेवाड़ का राजवंश शुरू किया और राज सिंह तक गया, तो बप्पा रावल से राज सिंह तक के मेवाड़ राजाओं का वर्णन इसके अंदर देखने को मिलता है। अब आ जाइए विजयपाल रासो। तो नल सिंह के इस वीर रस के ग्रंथ में विजयगढ़ करौली के यदुवंशी नरेश विजयपाल सिंह की कथा है। तो विजयपाल रासो के अंदर विजयपाल सिंह की कथा है। और विजयपाल सिंह कहाँ के थे? विजयगढ़ करौली के यदुवंश थे। और किसने लिखा है? नल सिंह ने। ठीक है, नल सिंह। तो विजयपाल, नल सिंह, विजय नल ऐसे कुछ याद करके आप कर लीजिएगा बस याद। राउल वेल तो र से रोड़ा। ठीक है, राउल रोड़ा कवि द्वारा रचित वैली साहित्य की इस प्रथम रचना में 6 नायिकाओं का नखशिखा वर्णन है। हमीरायन, तो हमीरायन जो हमीर देव चौहान थे और जो अलाउद्दीन का जो युद्ध हुआ था, मोहम्मद शाह के बारे में आपको मैंने पढ़ाया था, नुसरत खां के बारे में आपको पढ़ाया था, उलुग खां के बारे में आपको पढ़ाया था जब आपको हमीर देव के चौहान पढ़ाए थे। तो हमीर देव और जो अलाउद्दीन थे उनके बीच की युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध का वर्णन जो है वो हमीरायन के अंदर देखने को मिलता है। और ये किसने? देखो भांड ही हो गया था, है ना, एक तरीके से दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है, तो भाउंड द्वारा ये रचित है। राव जेतसी रोशन बीटू सूजा ने लिखा है, टिंगल शैली में लिखा है। बीकानेर के राठौड़ राजा जो थे राव जेतसी का वर्णन है। और इसमें राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण बताया है ना। तो राजपुताने का कर्ण किसको कहा है और कलयुग का कर्ण किसको कहा है ये पता होना चाहिए। कलयुग का कर्ण राव लूणकरण को। झाला झाली री कुंडलिया, तो ये ईसरदास ने लिखा है और इसमें 50 कुंडलियाँ छंद हैं। और झाला और झाला क्या थे? बेसिकली ये बहनोई थे और इसमें वर्णात्मक तथा भावात्मक छंद है। फिर आ जाते हैं रजिया रा दोहा। रजिया रा दोहा कृपा राम खिड़िया ने अपने नौकर रजिया को संबोधित करते हुए ये दोहे लिखे हैं। तो देखो कितना अच्छा राजा होगा, है ना, लेकिन राजा नहीं, ये नौकर था। और इसका राजा कौन था? जिसने इसके ऊपर कृपा रखी। तो कृपा राम खिड़िया ने अपने नौकर राजिया को संबोधित कर इस ग्रंथ में 165 नीति प्रधान दोहे लिखे हैं। फिर आ जाइए किशन जी रो ब्यावलो। तो तेली पदम भगत की 265 पद्यों वाली इस रचना में पश्चिम राजस्थान को भागवत कहा जाता है, कि जो पश्चिम राजस्थान है वो भागवत है। और इसमें कृष्ण रुक्मणी विवाह का वर्णन किया है ही किशन जी रो ब्यावलो, तो कृष्ण जी के बारे में ही है। लेकिन किसने? तेली पदम भगत। तो देखो भगत ही लिखेंगे ना, भगत ही होते हैं कृष्ण के, तो तेली पदम भगत। जेठवा उजली, तो विश्व की अनूठी तथा माने जाने वाली 100 पदों की इस ग्रंथ में उजली तथा जेठवे से संबंधित सोटा है। जलाल बूबना, तो मध्य युग के 100 दोहों वाली इस प्रसिद्ध प्रेमाख्यान में जलाल व बूबना का प्रेम मिलन तथा विरह, तो जलाल और बूबना उनका थोड़ा सा प्रेम प्रसंग के बारे में इसमें देखने को मिलता है। दयाबाई, तो चरण दास जी की शिष्या थी ये दयाबाई, है ना। हमने पढ़ा था कि चरणों में सहजोबाई, दयाबाई, अगर आपको याद हो तो, जब मैंने आपको लोक संत पढ़ाए थे। तो जिन्होंने मेवाती भाषा में विनयमिका तथा दयाबोध ग्रंथों की रचना की। ठीक है, तो दयाबाई हैं, तो दयाबोध आपको याद रह जाएगा, है ना। और चरणदास, तो दास जो होते हैं, तो चरणदास तो चरणों में दया है ना, इस तरीके से आप याद कर लेना। और साथ में विनयमिका भी आपको ध्यान रखना है। फिर आ जाओ सूर्यमल मिशन, तो ये वही हैं जो कि जिनकी प्रमुख रचनाएं बहुत सारी हैं। एक तो वंश भास्कर, काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है, इस बार आरएएस में भी पूछा गया था। वीर सतसई, बलवंत विलास, राम रंजाट, छंदोम्युग। तो वीर सतसई ने 1857 के गदर की प्रेरणा है। और बूंदी के महाराज जो थे राम सिंह, उनके दरबारी थे और प्रथम चारण कवि थे। ठीक है, कौन? सूर्यमल मिश्रण। तो देखो मिश्रण जो होता है वो बूंदी का बड़ा अच्छा लगता है खाने में, तो सूर्यमल मिश्रण बूंदी के जो महाराज राम सिंह हैं उनके जो पहले जो चारण कवि थे वो ये थे। वंश भास्कर इन्होंने लिखा, तो भास्कर सूरज को वैसे भी कहते हैं। वीर सतसई लिखा, बलवंत विलास लिखा, राम रंजाट लिखा, छंदोम्युख लिखा।
तो अब आ जाते हैं समान बाई। तो राजस्थान के प्रसिद्ध कवि हैं रामनाथ कव्या की पुत्री, भगत कवित्री के रूप में लोकप्रिय समना बाई की प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि ईश महिमा, राधिका शरीरोपमा और श्री कृष्णोपमा। तो थोड़ा सा इसको मैं आपको याद कराने की कोशिश करती हूँ। देखिए समान जो है ना, समान हम क्या करके लेके आ रहे हैं, हम अपने ईश्वर के लिए और राधा और कृष्ण के लिए लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो कृष्ण राधिका से तो हो जाएगा राधिका शरीरोपमा और श्री कृष्णोपमा, और ईश्वर से हो जाएगा ईश महिमा। ठीक है, तो हम अपने ईश्वर की महिमा के लिए राधिका और कृष्ण के लिए समान लेके आ रहे हैं। तो समान बाई ने लिखा है ईश महिमा, राधिका शरीरोपमा और श्री कृष्ण ओपमा। सूर्यमल, तो देखो सूर्यमल का वंश भास्कर याद रह जाएगा, वीर सतसई भी याद रह जाएगा, वंश भास्कर जैसे ही है वीर सतसई। अब देखो सूरज के अंदर बहुत बल है ना, वो चाहे तो सब जला सकता है। तो बलवंत विलास और राम रंजाट और छंदोमयु। तो देखो छंदो, इसके अंदर आप देखोगे ना तो आपको ऐसे थोड़ा सा नज़र आएगा मुख। तो मुख सूरज है ना, सूरज का मुख बना देते हैं। ये लीजिए, ये बना दिया हमने, ये सूरज का मुख। तो छंदोमयु किसने लिखा है? ये सूर्यमल मिशन ने लिखा है। राम रंजाट, और ध्यान रख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ राम रंजाट। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, याद रखना राम रंजाट किसने लिखा है। तो ये अपने एक और रह गए लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। अब राजस्थान की इस प्रसिद्ध जो साहित्यकार हैं, इनकी भी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि मांझल रात, मूमल, गिर ऊंचा और गढ़ ऊंचा। ठीक है, तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जो हैं वो बहुत कुछ लिख रही हैं, है ना। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जो विमेन है, वो शी इज़ राइटिंग मैनी थिंग्स। एक तो देखो मीन्स मान लो वो रात को बैठ के लिख रही हैं। ठीक है, रात को जैसे हम पढ़ते हैं तो वो रात को बैठ के लिख रही हैं। तो मांझल रात, तो किसके बारे में लिख रही हैं, और लिखते लिखते उन्होंने मूमल की पिक्चर भी बना दी, मूमल। ठीक है, और फिर उन्होंने देखा कि बहुत टाइम हो गया है ना, तो जब उन्होंने अपना सर उठाकर देखा, गिर ऊंचा और गढ़ ऊंचा, जब सर उठाकर देखा तो बहुत रात हो चुकी थी, मतलब कि अब सोने का टाइम हो चुका है। तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, मांझल रात, मूमल, गिर ऊंचा, गढ़ ऊंचा, याद रह जाएगा। ठीक है, थोड़ी किसी ट्रिक्स होती हैं लेकिन याद रह जाता है। चलिए, तो आज अपना राजस्थान कल्चर भी कंप्लीट हो गया है। आज मैंने खुद बहुत ही मतलब कम एनर्जी के साथ पढ़ाया है, लेकिन मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब हम कल से राजस्थान ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, जो भी हमारे सिलेबस में गिवन है। और इसके साथ साथ देखो, अगर बाकी वीडियोस भी अपलोड होती हैं तो आप उसको भी शेयर करा करो। ठीक है, और आप खुद भी कंटिन्यूअसली वीडियोस को देखो और आप अपना एग्ज़ाम क्रैक करो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।